हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम एक्समैन की 7th मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। ये मूवी की कहानी एक्समैन द फर्स्ट क्लास मूवी के बाद में शुरू होती है और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही की हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। कहानी शुरू करने से पहले हमारे मूवीज माइंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक करना। तो अभी यहाँ से शुरू करता है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक डार्क डिस्टोपियन फ्यूचर से, जहाँ रोबोट्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया हुआ था। उन्हीं रोबोट्स ने ह्यूमंस को पकड़कर उन्हें कैद में रखा हुआ था और सारे म्यूटेंट्स को भी मार दिया था, जिनकी लाशें ऐसे ही रास्तों पर फेंक दी थी। ये सब के बीच में हमें म्यूटेंट्स की एक छोटी सी ग्रुप दिखती है जो अभी तक इन रोबोट से बची हुई थी। रोबोट्स का हमला जब भी होता था, उस ग्रुप की शैडो कैट नाम की म्यूटेंट दूसरे किसी म्यूटेंट की कॉन्शियसनेस को कुछ दिन के लिए पास्ट में भेज देती थी। पास्ट में जाने के बाद वो म्यूटेंट सभी को वार्न करता था कि रोबोट्स का हमला होने वाला है, जिसे वो ग्रुप पहले ही अपना लोकेशन चेंज कर देती थी। ऐसे ही एक बार रोबोट्स का हमला होने के बाद म्यूटेंट्स की वो छोटी सी ग्रुप ये प्लान का यूज करती है और हमला होने से पहले ही वो अपना लोकेशन चेंज कर देती है। उनसे मिलने वहां पर फ्यूचर के प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, स्टॉर्म और लोगन आते हैं, जिनके पास ये सब खत्म करने का एक प्लान था। प्रोफेसर एक्स चाहते थे कि वो शैडो कैट के पावर्स का यूज करके पास्ट में जाकर उस इवेंट को ही रोक दे जब ये रोबोट्स बन रहे थे। प्रोफेसर एक्स बताते हैं कि ये सब कुछ मिस्टिक की वजह से हुआ है, जब उसने ट्रास नाम के साइंटिस्ट को मारा था। उस साइंटिस्ट को मारने के बाद मिस्टिक को गवर्नमेंट के लोगों ने पकड़ लिया था और उसका डीएनए सैंपल यूज करके इन्हीं रोबोट्स का प्रोडक्शन शुरू किया था। इसीलिए प्रोफेसर चार्ल्स इसी इवेंट को रोकना चाहते थे और मिस्टिक को ट्रास साइंटिस्ट को मारने से रोकने वाले थे। शैडो कैट, जो उनके आत्मा को पास्ट में भेज सकती थी, वो कहती है कि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, जिसमें प्रोफेसर एक्स की मौत भी हो सकती है। इसलिए लोगन ये काम करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि अगर वो मर भी गया तो उसकी हीलिंग एबिलिटी उसे वापस जिंदा कर देगी। प्रोसेस शुरू करने से पहले प्रोफेसर एक्स लोगन को बताते हैं कि पास्ट में जाने के बाद तुम्हें मुझे और मैग्नीटो को ढूंढकर सारा प्लान समझाना होगा, ताकि हम दोनों तुम्हें हेल्प कर सके। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है और शैडो कैट अपनी पावर से लोगन के मन को पास्ट में भेज देती है, जबकि उसकी फिजिकल बॉडी यहीं पर रहती है। इसके बाद लोगन 1973 के टाइम में पहुंच जाता है, जहाँ वो सबसे पहले प्रोफेसर एक्स के घर जाता है, जहाँ पर उसे यंग हैंक मैकॉय मिलता है, पर वो कहता है कि चार्ल्स जेवियर इस घर पे नहीं रहते। लोगन हैंक को पहचान लेता है क्योंकि लोगन फ्यूचर से आया था, पर हैंक उसे नहीं पहचान पाता और उसे घर के अंदर आने से रोकने लगता है। इसी बात पर दोनों की फाइट शुरू होती है, पर तभी वहाँ पर जवान चार्ल्स जेवियर अपने पैरों पर चलते हुए आता है और दोनों को फाइट करने से रोकता है। एक्समैन द फर्स्ट क्लास मूवी में चार्ल्स को स्पाइन पे गोली लगने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, पर हमें यहाँ पर चार्ल्स चलते हुए दिखता है, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। लोगन उसे सब कुछ समझाने लगता है कि वो फ्यूचर से आया है और एक इवेंट को रोकने के लिए उसे चार्ल्स की जरूरत है। चार्ल्स को ऑब्वियसली उस पर विश्वास नहीं होता, पर लोगन उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ चार्ल्स को पता थी, जिससे चार्ल्स उस पर भरोसा करता है। लोगन यहाँ सब कुछ समझाने लगता है कि थोड़े दिनों में मिस्टिक एक ट्रास नाम के साइंटिस्ट को मारने वाली है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे रोबोट्स का प्रोडक्शन शुरू होगा जो आगे जाके पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। चार्ल्स पहले ही डिप्रेशन में था क्योंकि मिस्टिक उसे छोड़कर चली गई थी। मैग्नेटो ने भी उसे धोखा दिया था और चार्ल्स का स्कूल भी बंद हो गया था। यही सब रीजन की वजह से चार्ल्स अब किसी को भी मदद नहीं करना चाहता था, पर लोगन उसे बहुत समझाता है, जिससे चार्ल्स इस मिशन के लिए रेडी होता है। लोगन कहता है कि उन्हें मैग्नेटो यानी कि एरिक की भी जरूरत होगी, पर चार्ल्स बताता है कि एरिक को एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद किया गया है और उसे वहां से निकालना इम्पॉसिबल है। एरिक ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसे 100 फ्लोर नीचे बिना किसी मेटल वाले जेल में कैद किया गया है। लोगन यहाँ पर एक ऐसे लड़के को जानता था जो कहीं पर भी घुस सकता था और उसी की हेल्प से वो एरिक को वहां से निकालने वाले थे। ये लड़का था पीटर, यानी कि एक्समैन यूनिवर्स का क्विकसिल्वर, जो कि बहुत ज़्यादा तेज भागता था, और उसी की हेल्प लेने के लिए लोगन, चार्ल्स और हैंक उसके घर जाते हैं। पीटर की सुपर पावर उसकी स्पीड थी, जिसकी वजह से वो छोटी मोटी चोरियां करता था, पर अब उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल से एरिक को बाहर निकालना है। पीटर की सुपर पावर का अंदाज़ा यही से लग जाता है कि जब चार्ल्स और लोगन उसके सामने खड़े थे, तभी पीटर उनके कार में जाके उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है एंड इवन वापस अपनी जगह पर आता है और इस बात का पता
चार्ल्स और लोगन किसी को भी नहीं लगता। दूसरे सीन में सारे लोग एक म्यूजियम विजिट करने जाते हैं जिसके नीचे एरिक को पकड़ कर रखा गया है। हैंक मैकॉय सारे सीसीटीवी को हैक करता है और पीटर एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर एरिक को खाना देने के बहाने उसके सेल तक पहुंच जाता है। पीटर कांच तोड़कर एरिक के सेल में घुस जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, पर एरिक बताता है कि इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि 3 सेकंड के अंदर ही गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। पर पीटर एरिक को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और वापस लिफ्ट तक पहुँच जाता है और इवन अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है और ये सब वो एरिक के पलक झपकते ही कंप्लीट करता है। एरिक को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है कि तब तक लिफ्ट नीचे किचन में पहुंच जाती है जहां लोगन और चार्ल्स उनका इंतजार कर रहे थे। चार्ल्स यहाँ एरिक के मुंह पर एक पंच मार के उसका स्वागत करता है और दोनों वापस उसी जगह लड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। तभी उनको रोकने के लिए वहाँ की गार्ड्स आती है और उन पर शूट कर देती है, पर यही हमें पीटर की एक्चुअल स्पीड समझती है जिसे हम देख भी पाते हैं। पीटर जब अपने पूरे स्पीड में होता है तब उसके लिए सारी चीज़ें एकदम स्लो हो जाती है जिसकी वजह से वो इजीली सारे बुलेट्स की डायरेक्शन चेंज करता है। इसी सब के बीच में वो किचन के कुछ सामान को खा भी लेता है और गार्ड की पोजीशन भी ऐसे रखता है जिससे वो खुद को ही इंजर्ड कर ले। इसके बाद सारे लोग एरिक को इजीली वहाँ से निकाल लेते हैं और बाद में चार्ल्स पीटर को वापस अपने घर जाने के लिए कहता है। सभी लोग चार्ल्स के प्राइवेट जेट से वहाँ से निकलते हैं जहाँ चार्ल्स और एरिक में वापस फाइट होने लगती है। एरिक बताता है कि मिलिट्री वालों ने उनके टीम के सारे म्यूटेंट्स को मार दिया। इसी बीच एरिक ऐसा अकेला म्यूटेंट था जो ह्यूमन से लड़कर जिंदा बच गया। एरिक ये भी कहता है कि उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं मारा बल्कि वो तो उन्हें बचाना चाहता था क्योंकि वो भी एक म्यूटेंट थे। एरिक के गुस्से की वजह से पूरा प्लेन अपने जगह से हिलने लगता है, पर एरिक जैसे ही शांत होता है प्लेन वापस अपने पोजीशन पर आ जाता है। इसके बाद लोगन उसे समझाता है कि उन्होंने उसे बाहर क्यों निकाला और लोगन टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे क्यों आया है। दूसरी ओर हमें बॉलीवुड ट्रास नाम का एक साइंटिस्ट दिखता है जो अपने नए प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा था। ट्रास अपने रोबोट्स का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि म्यूटेंट्स और उनके पावर्स को रोकने के लिए इन्हें बनाया गया है और ये भी कहता है कि फ्यूचर में ये रोबोट्स के वजह से ह्यूमंस की जान बचेगी। पर गवर्नमेंट ट्रास के इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि म्यूटेंट्स ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ट्रास वही साइंटिस्ट है जिसे मिस्टिक मारना चाहती है, पर इसी को मारने के बाद रोबोट्स का प्रोडक्शन शुरू होगा और रोबोट्स पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमें मिस्टिक भी दिखाई जाती है जो अब अकेले काम करती है और म्यूटेंट्स लोगों को सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से बचा लेती है। ऐसे ही एक दिन मिस्टिक ट्रास के रूम में उसका रूप लेके जाती है और उसे पता चलता है कि ट्रास ने बहुत सारे म्यूटेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के नाम पे मार दिया है। तभी मिस्टिक ट्रास साइंटिस्ट को मारने का डिसीजन लेती है ताकि वो मरे हुए म्यूटेंट्स का बदला ले सके। नेक्स्ट सीन में हमें पेरिस शहर दिखाया जाता है जहाँ पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग आए हुए थे जिसमें ट्रास भी शामिल था। यहाँ ट्रास अपने नए प्रोजेक्ट को वापस इंट्रोड्यूस करता है जो कि एक छोटी सी चिप होती है और अगर कोई भी म्यूटेंट उनके सराउंडिंग में होगा तो वो चिप ब्लिंक करेगी। ट्रास उस चिप को एक्टिवेट करता है और चिप ब्लिंक होने लगती है। इससे लोगों को ये समझ आता है कि इस रूम में एक म्यूटेंट मौजूद है। तभी मिस्टिक अपने असली रूप में आती है और सारे गार्ड्स को मारकर ट्रास को भी मारने वाली होती है। उसी वक्त चार्ल्स, लोगन, मैग्नीटो वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि यही वो इवेंट था जिसे उन्हें रोकना था। रूम के अंदर आते ही लोगन को नीचे गिरा हुआ एक गार्ड दिखता है जो कि यंग विलियम स्ट्राइकर है और ये आगे जाके लोगन के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये सब के बीच में एरिक पूरा प्रैक्टिकल सोच रहा था, इसलिए वो मिस्टिक को ही मारने वाला था क्योंकि उसके हिसाब से अगर मिस्टिक ही मर गई तो फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स होने के चांस ही नहीं होंगे। मिस्टिक ये देख के विंडो से कूदकर भाग जाती है, पर एरिक बुलेट को कंट्रोल करके उसके पैर पे गोली मारता है। एरिक बाहर भी आता है और मिस्टिक को अपने तरफ खींचकर उसे मारने वाला होता है, पर हैंक अपने बीस्ट के रूप में आकर एरिक से फाइट करने लगता है और इसी बीच मिस्टिक को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। नीचे सारे मीडिया वाले और बाकी के सिटीजन्स मौजूद थे जो म्यूटेंट्स के बीच की ये लड़ाई नोटिस करते हैं। वहीं ऊपर लोगन स्ट्राइकर को देखता है जिसकी वजह से उसे अपने सारे होने वाले एक्सपेरिमेंट्स याद आते हैं और प्रेजेंट टाइम में लोगन का फोकस हिल जाता है। लोगन जो कि पास्ट में था वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और ये सब लोग कौन हैं। पर शैडो कैट अपने पावर से लोगन को कंट्रोल करती है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है और पास्ट वाले लोगन को सब कुछ वापस याद आ जाता है। ये सब इवेंट्स की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत टेंशन में थी क्योंकि अभी उन्हें पता चल गया है
कि म्यूटेंट्स कितने खतरनाक है। तभी वहाँ पर ट्रास आता है और अपने रोबोट्स के बारे में कहता है कि मेरे रोबोट्स ही है जो ऐसे म्यूटेंट्स को हरा सकते हैं। इसलिए यूएसए गवर्नमेंट ट्रास को अपने रोबोट्स को बनाने की परमिशन दे देती है। ट्रास को यहाँ मिस्टिक के डीएनए का सैंपल चाहिए था, जो उसे मिल भी जाता है, क्योंकि जब एरिक ने मिस्टिक को गोली मारी थी तभी मिस्टिक का खून उसी रूम में गिरा था। और वही ब्लड सैंपल का यूज करके ट्रास अपने रोबोट्स बनाने का काम शुरू करता है, जिसमें उसके रोबोट्स की छोटी सी झलक हमें देखने भी मिलती है। रोबोट्स को असेंबल करके उन्हें ट्रेन के रूट से लेके जाया जा रहा था, पर एरिक अपना दिमाग चला के उसी ट्रेन में चढ़कर रोबोट्स के अंदर मेटल्स के पार्ट को इंसर्ट करता है, जिससे वक्त आने पर वो रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है। वही दूसरी तरफ हमें हैंक, चार्ल्स और लोगन देखने मिलते हैं, जिन लोगों को पता चल गया था कि उनका प्लान फेल हो गया है और रोबोट्स की प्रोडक्शन शुरू हो गई है। लोगन अब चार्ल्स को समझाने लगता है कि हमें आगे जाके तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर चार्ल्स अपनी पावर्स का यूज़ करने से मना कर देता है। अपने पैरों पर वापस चलने के लिए चार्ल्स कुछ ऐसे सीरम्स लेता था जिससे उसकी पावर्स चली जाती थी। लोगन की लाख समझाने पर चार्ल्स अपनी पावर्स का वापस यूज़ करने के लिए रेडी होता है और वापस अपने व्हीलचेयर पर बैठकर सेरिब्रो मशीन में जाता है। यहाँ चार्ल्स वापस उस मशीन का यूज़ करके मिस्टिक को ढूंढने वाला होता है, पर कई सालों बाद पावर का यूज़ करने की वजह से चार्ल्स उनको हैंडल नहीं कर पाता। चार्ल्स को लगता है कि वो कभी भी ये काम वापस नहीं कर पाएगा। तभी फ्यूचर वाला चार्ल्स लोगन के दिमाग के थ्रू अपने फास्ट वाले वर्जन से कांटेक्ट करता है। या ओल्ड प्रोफेसर एक्स अपने यंग वाले वर्जन को गाइड करता है और कहता है कि तुम्हें खुद के पावर से डरना नहीं चाहिए और खुद के दर्द को भी एक्सेप्ट करके उसे यूज़ करना चाहिए। चार्ल्स खुद से ही गाइडेंस लेके वापस सेरिब्रो मशीन यूज़ करने के लिए तैयार होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टिक वॉशिंगटन डीसी नाम की जगह जा रही है। लोगन और चार्ल्स वहाँ जाने के लिए निकलते हैं, पर एरिक पहले से ही वहाँ मौजूद था, जो अपना हेलमेट वापस लेने आया हुआ था। लोगन और चार्ल्स दोनों प्राइवेट जेट से वहाँ पहुँच रहे थे और बैठे बैठे लोगन चार्ल्स को कहता है कि फ्यूचर में जाके मेरे जैसे दूसरे म्यूटेंट्स को ढूंढकर उन्हें गाइड करना। यहाँ लोगन स्टॉर्म, डॉक्टर जीन, साइक्लोप्स, ये सब म्यूटेंट्स का नाम लेता है, जिन्हें चार्ल्स को आगे जाके ढूंढकर अपने पास बुलाना है। इसके बाद सारे लोग वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, जहाँ एक बड़ा इवेंट शुरू था और यहीं पर मिस्टिक भी थी, जो रूप बदलकर ट्रास को मारने आई थी। चार्ल्स मिस्टिक को अपने पावर से फ्रीज कर देता है और कहता है कि ट्रास को मत मारना, वरना आगे जाके उसके ही रोबोट्स सारे म्यूटेंट्स को मार देंगे। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने सिटीजन्स के सामने ट्रास के रोबोट्स को रिवील करता है, जो कि म्यूटेंट्स को रोकने में ह्यूमंस की हेल्प करेंगे। दूसरी ओर हमें एरिक दिखता है, जो कि अपने पावर का यूज़ करके पूरे स्टेडियम को उठा लेता है और उस जगह लेके जाने वाला था जहाँ रोबोट्स को अभी अभी रिवील किया गया है। ट्रास तभी नोटिस करता है कि उसके रोबोट्स अपने आप एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि असल में उन्हें मैग्नेटो कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसने पहले से ही उनके अंदर मेटल्स डाले हुए थे। तभी वहाँ एरिक अपने पावर से उठाए हुए स्टेडियम को लेके आता है और उसी जगह रखता है जहाँ सारे रोबोट्स खड़े हैं। एरिक अपने पावर से वहाँ बैठे सारे लोगों पर रोबोट्स के थ्रू फायरिंग शुरू करता है और हर तरफ अफरा तफरी शुरू होती है। गवर्नमेंट के लोग अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर में जाके छुप जाते हैं, जिसमें ट्रास भी होता है। प्रेसिडेंट ट्रास को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे बनाए हुए रोबोट्स ह्यूमंस पे ही अटैक कर रहे हैं, पर ट्रास को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एरिक के स्टेडियम वहाँ लाने की वजह से चार्ल्स, जो वहीं पर था, वो भाग नहीं पाया और उसी मलबे के नीचे फंस गया। एरिक यहाँ पर सारे रोबोट्स को कंट्रोल करके उन्हें अपनी मर्जी से चला रहा था। तभी उसे रोकने के लिए लोगन सामने आता है और एक रोबोट से लड़ने लगता है। लोगन एरिक को भी मारने आता है, पर एरिक बहुत सारे रॉड्स को लोगन के बॉडी में डाल के उसे एक नदी में फेंक देता है। एरिक इसके बाद अपने पावर का यूज करके उस अंडरग्राउंड बंकर को जमीन से निकाल देता है और मीडिया के सारे कैमरास अपनी तरफ मोड़ देता है। मैग्नेटो उस बंकर को ब्रेक करके मीडिया के सामने स्पीच देता है और कहता है कि अब इस दुनिया की सुपीरियर स्पीशीज म्यूटेंट है और अब म्यूटेंट्स लोग ही इस दुनिया पर राज करेंगे। एरिक दुनिया के बाकी के म्यूटेंट्स को भी कहता है कि अभी से छुपकर नहीं जीना, क्योंकि आज से हम सब पर राज करने वाले हैं। इसी सब में जब एरिक का ध्यान नहीं था, तभी मिस्टिक पीछे से आके एरिक को शूट करके उसका हेलमेट गिरा देती है और उसे इंजर्ड करती है। अभी यहाँ पर मिस्टिक के पास पूरा चांस था कि वो ट्रास को मार सके, पर चार्ल्स उसे ऐसा करने से रोकता है। चार्ल्स अभी भी उस मलबे के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए वो मिस्टिक के दिमाग के अंदर घुसकर बातें कर रहा था और कहता है कि हमारा सबका भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अगर मिस्टिक ने ट्रास को मार दिया तो उसके डीएनए सैंपल से रोबोट्स का प्रोडक्शन फिर से शुरू होगा, और अगर मिस्टिक ने उसे जिंदा जाने दिया
तो ये रोबोट्स की प्रोडक्शन यहीं पर रुक जाएगी। इसी सब में मिस्टिक को अपना बदला भी लेना था, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट सीन था जब मिस्टिक खुद के बदले के लिए दूसरों का फ्यूचर खतरे में भी डाल सकती थी। इसका जवाब मिलने से पहले हम फ्यूचर सिनेरियो देखेंगे, जहाँ में एक्समैन की टीम दिखती है, जिनकी एग्जिस्टेंस मिस्टिक का एक छोटा सा फैसला तय करने वाली है। इसी फ्यूचर में ट्रास्क के रोबोट्स वहाँ पर वापस हमला करते हैं और वहाँ पर जितने भी म्यूटेंट्स थे सबको मार देते हैं। मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स, शैडो कैट और लोगन अभी भी जिंदा थे क्योंकि वो छुपे हुए थे, पर उन्हें भी रोबोट्स ढूंढ लेते हैं। रोबोट्स अपने लेजर से प्रोफेसर एक्स और बाकी सबको मारने ही वाले थे, पर तभी हमें पास्ट का सीन देखने मिलता है जब मिस्टिक गन नीचे फेंक देती है और ट्रास्क को नहीं मारती। मिस्टिक के इसी फैसले की वजह से फ्यूचर में जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ बदल जाता है और फ्यूचर के सारे कैरेक्टर्स गायब हो जाते हैं। मिस्टिक के इसी फैसले की वजह से रोबोट्स आगे जाके बन नहीं पाते और मूवी की शुरुआत में जो हमने फ्यूचर देखा वो पूरी तरह से बदल जाता है। हम एक नए फ्यूचर को देख पाते हैं जहाँ लोगन प्रोफेसर एक्स के घर पर जागता है और यहाँ उसे अडल्ट हैंग मैकॉय दिखता है। उसे समझता है कि ये प्रोफेसर एक्स का स्कूल है, जहाँ उसे रो और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी भी दिखता है। आगे जाके लोगन को स्टॉर्म दिखती है और यहाँ लोगन को सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है क्योंकि उसे डॉक्टर जेन भी देखने मिलती है जो कि अभी तक जिंदा थी। यहाँ साइक्लॉप्स और प्रोफेसर एक्स भी होते हैं और इन सबको वापस देखकर लोगन बहुत ज़्यादा खुश होता है। किसी को कुछ भी याद नहीं था सिवाय प्रोफेसर एक्स के, क्योंकि वही थे जो लोगन से पूछते हैं कि मुझे सब कुछ जानना है जो भी तुमने पास्ट में किया। हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जब लोगन को नदी से बाहर निकाला जाता है, जब उसे एरिक ने अपने पावर से फेंक दिया था। यहीं पर कहानी तो ख़त्म हो जाती है, पर मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें इजिप्ट का एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो अपने पावर से एक बड़े डोम को बना रहा था। यहीं पर पूरी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।